हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और इसके पहले हमने जनरल अवेयरनेस के 3 टेस्ट को सॉल्व किया था जो कि टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अभी चूँकि धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो 2023 के एटलीस्ट 2023 में जितने भी शिफ्ट में जितने भी दिन पेपर हुआ है सीजीएल का, एटलीस्ट हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने शुरुआत करी है 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की। ठीक है, तो हालांकि ये सेट 4 है, यानी कि इस सीरीज़ का चौथा वीडियो रहेगा और जनरल अवेयरनेस का ये टेस्ट है। इसके साथ साथ हम इंग्लिश का भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ऑन 7 जनवरी 2023 इन न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अवार्ड दिया था डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, जो कि 7 जनवरी 2023 को न्यू दिल्ली में दिया गया। तो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का कौन सा एडिशन था? ठीक है, राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 7th एडिशन था ये। ठीक है, ख़ास बात ये है कि इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? तो एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसको ऑर्गेनाइज़ करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। आपका काम यह है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2022 who was named for the Raquel Heho Flynn Trophy for ICC Women's Cricketer of the Year। ठीक है, और ये 2022 का अवार्ड था। ठीक है, तो अभी 2022 का अवार्ड 2023 में दिया गया और अभी 24 चल रहा है, तो चूँकि अभी साल पूरा नहीं हुआ है तो अभी अवार्ड जो है वो अभी दिया नहीं गया है। बट 2022 का ये था, 23 में दिया गया, तो वो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। अच्छा, 2022 का अवार्ड था, ये 23 में दिया गया, तो 23 का अवार्ड जो 24 में दिया गया वो किसको दिया गया? तो राइट आंसर है नेट स्कीवेर ब्रंट। ये इंग्लैंड की क्रिकेटर है और 2023 का जो आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का जो रकेल हेहो फ्लिन ट्रॉफी दिया गया, वो किसको दिया गया? ये तो अगेन आई से ये 2022 का है, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पेपर ये आया था, उस हिसाब से उस समय का करंट था। बट अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 वाला जिसको मिला है वो कौन है? उनका नाम है, अगेन मैं बता दूं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं नेट स्कीवेर ब्रंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द केमिकल फार्मूला फॉर प्रोपीन। तो प्रोपीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो तीनों का फार्मूला होता है। अल्केन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। तो प्रोपीन जो है वो अल्कीन है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे क्या होगा? CnH2n होगा। ठीक है, तो Cn यानी कि अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है तीसरे नंबर का होता है कंपाउंड, तो 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 2 2 6, तो C3H6 इज़ द राइट आंसर किसका? प्रोटीन का। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया लाइक नागरहोल एंड बांदीपुर। अच्छा, नागरहोल और बांदीपुर जो ये नेशनल पार्क्स हैं, ये कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। तो ऐसा कौन सा वाइल्ड रिलेटिव है जो कि हमारे घरेलू जो हम पशु पालन करते हैं उनसे मिलता जुलता, उनके काफ़ी क्लोजेस्ट है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गौर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर इज़ नोन एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इनकम शीट, प्लान, अकाउंट या फिर बजट। तो सबको पता है राइट आंसर की डी है, जो कि बजट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, एंड कब से? 2022-23 से 25-26 तक ये प्रोजेक्ट अंडर वर्क रहेगा। तो वो स्कीम कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, PM डिवाइन। तो प्राइम मिनिस्टर, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को डेवलप करने के लिए एक स्कीम है जो चलाई गई है, और 4 साल के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज हेल्ड एज अ रेजिडेंट डांसर ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो तिरुमाला तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में जो डांस है, कौन सा फेमस डांस है? कुचिपुड़ी। तो खैर, जो फेमस डांसर हैं जिनको रेजिडेंट डांसर की उपाधि मिली वो है ऑप्शन बी। 1 सेकेंड, मिस्टेक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की बहुत ही प्रोमिनेंट डांसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2021 थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन द केसेस when the juvenile offender is under 18 years and above 16 years she would be remitted to jurisdictional juvenile justice board। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई नाबालिग है और वो कोई क्राइम करता है, ठीक है, और उसकी उम्र जो है वो 16 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम है, तो वो जो है उसको सौंप दिया जाएगा किसके अंडर में? वो जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये केस आया था और ये फेमस केस का नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्ट 5। अच्छा, पार्ट 3 किस में आता है? पार्ट 3 में आता है एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 4 में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। एंड पार्ट 6 में क्या आता है? स्टेट्स आता है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। तो 2020 में जापान की कैपिटल टोक्यो में पैरालंपिक्स हुए थे और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो सबसे पहली पोजीशन पे जो है राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना को मिला था। सेकंड नंबर पे कौन था इस 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में? ब्रिटेन था। और तीसरे नंबर पे जो पोजीशन थी अकॉर्डिंग टू मेडल टैली तो वो थी यूएसए की। ठीक है, तो नंबर 1 पे चाइना, यूएसए तीसरे नंबर पे और दूसरे पे ब्रिटेन। अच्छा, इंडिया की क्या पोजीशन थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो इंडिया की पोजीशन थी 24th। ठीक है, टोटल मेडल लाए थे 5 गोल्ड मेडल आए थे, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। ठीक है, टोटल 19 मेडल आए थे इस टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ होस्टेड 3 एशियन गेम्स। तो इन देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसने 3 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो एशियन गेम्स को होस्ट किया है वो किया है थाईलैंड ने, 4 बार किया है। फिर चाइना ने 3 बार किया है और साउथ कोरिया ने भी 3 बार किया है। तो देखो, चाइना में अभी 2023 का हुआ था 19वां एडिशन, है ना, होंगजो जो हुआ था एशियन गेम्स। तो उसमें जब ये फिलीपींस जब ये साउथ कोरिया में हुआ था गेम तब चाइना में नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो दूसरे नंबर पे था वो साउथ कोरिया ही था। बट अभी चाइना भी 3 एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है, साउथ कोरिया तो ऑलरेडी 3 कर चुका था। तो हाँ, याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने होस्ट किया है? थाईलैंड ने 4 बार, फिर साउथ कोरिया ने 3 बार और अभी 2023 में भी एक बार जब होस्ट हो गया चाइना के द्वारा तो फिर चाइना भी 3 बार होस्ट कर चुका है। ठीक है, अच्छा 2023 में जो हुआ था, जो चाइना होस्ट कर रहा था 19th एडिशन एशियन गेम्स का, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो याद रख लीजिएगा, इंडिया की 4थी रैंक थी। ठीक है, एशियन गेम्स किस में? 23 वाले में। ठीक, टोटल कितने मेडल्स थे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो टोटल इंडिया ने 107 मेडल्स अपने नाम किए थे। ठीक है, अच्छा एशियन गेम्स के को लेकर के अगर बात चल रही है तो इंडिया में आपको पता है, जान के हैरानी होगी कि एशियन गेम्स सबसे पहली बार जो है वो इंडिया में ही हुआ था। भारत में ही पहली बार एशियन गेम्स हुए थे और 1951 में हुआ था। अभी तक भारत में 2 बार ही हुआ है, पहला सबसे पहली बार तो 1951 में और दूसरी बार हुआ था 82 में, 1982 में हुआ था भारत में। ठीक है, और एक चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, जो अभी ये 2023 में जो हुआ था चाइना में, वो 19th एडिशन था। तो 20th एडिशन कहाँ पे होगा? जापान में होगा। ठीक है, कब? 2026 में होगा। 21st एडिशन कहाँ पे होगा? ये होगा कतर में।
कब होगा? 2030 में। अब आपको बताना है कि 22nd एडिशन एशियन गेम्स का कब होगा और कहाँ पे होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था? ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहिए बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ये हुआ कब था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। किसके? इसको याद रखिएगा, 3 वर्सेस 1। ठीक, 3 वर्सेस 1 कैसे? तो इंग्लिश की तरफ से एक था, कौन? तो राइट आंसर इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये था अंग्रेज़ों की तरफ से। बाकी के 3 कौन थे? तो 3 थे, एक था उसमें मीर कासिम, दूसरा शुजाउद्दौला और तीसरा शाह आलम सेकंड। तो इन तीनों वर्सेस अकेला कौन था? हेक्टर मुनरो। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। तो ये याद रखिएगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाँ मैं बता दूं कि जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो इसी के बाद में इलाहाबाद की संधि साइन की गई थी। कब की गई थी? 1765 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट इन प्लेस ऑफ अ फंडामेंटल राइट? तो देखो, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी आर्टिकल 31 में। फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1978 में। और तब तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, और तभी इस 31 से हटा करके जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बना दिया गया था। कहाँ पे? आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो अभी वो आर्टिकल 300A में आता है एज अ लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? कहाँ पे ये डांस किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नागालैंड। तो नागालैंड में एक ट्राइब पाई जाती है, चंगा ट्राइब, उसी ट्राइब के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ओके, विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जैक फ्रूट, जिसको कटहल कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव टू स्लो ब्राउनिंग एंड डिसकलरेशन इन फूड and beverages during preparation, storage and distribution? Options are nitrous oxide, phosgene, sulfides या फिर क्लोरीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सल्फाइड्स। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। जो फूड्स एंड बेवरेजेस होते हैं उनमें डिसकलरेशन और ब्राउनिंग को रोकने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिंग सोसाइटीज़ बिलीव्ड वेदास टू बी फाउंडेशन ऑफ ऑल द नॉलेज? तो कौन सी सोसाइटी थी? आपको अगर याद हो तो वो कौन सी थी? आर्य समाज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और इन्होंने ही एक स्लोगन दिया था कि रिटर्न टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? पहला, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, बिल्कुल, कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। तीसरा है एन राजम, वायलिन बजाते। पंडित रविशंकर, ये सितार से संबंधित हैं। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, पंडित राम नारायण सरोद से संबंधित नहीं थे। पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी प्ले करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हैड अ मेजर गोल ऑफ अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो मेन टारगेट था वो क्या था उस योजना का? तो ऑप्शंस आर सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, या फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़, या फिर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज़। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन मोटो था। ठीक है, ये गोल था। सिस्मोग्राफ इज़ यूज्ड टू मेजर, तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल क्या नापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है अर्थक्वेक्स, भूकंप को नापने के लिए इस सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। आपने वो देखा होगा ना, एक पिन होती है, वो ऐसे 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 करके उसमें वो डेटा को रिकॉर्ड कर रही होती है, वही सिस्मोग्राफ होता है। और जो वो चार्ट होता है जिस पेपर पे लिखा जाता है उसको सिस्मोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट
आइडेंटिफाई द इवेंट। तो रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट क्या, यानी कि माना जाता है कि एक ऐसा दिन होगा जिस दिन जीसस क्राइस्ट का पुनरागमन होता है, ठीक है। तो वो कौन सा दिन होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईस्टर। ईस्टर मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। बाकी आपको क्रिसमस, होली थर्सडे, गुड फ्राइडे पता ही है आपको। अच्छा बता देता हूँ, क्रिसमस तो आपको सबको पता है। जो होली थर्सडे एंड गुड फ्राइडे होता है ये ईस्टर के पहले का होता है, यानी ईस्टर के पहले जस्ट पहले जो थर्सडे आता है वो होली थर्सडे मनाया जाता है, एंड ईस्टर के जो पहले आता है फ्राइडे वो गुड फ्राइडे माना जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड मेनली इन द पल्प ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस। तो उसको क्या बोलते हैं? जो स्टोर फूड होता है, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड होता है प्लांट्स वगैरह में, उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एमाइलम, ठीक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन्फ्लुएंस्ड द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स। ऑप्शंस क्या क्या है? वलीस, चहलगानी, बिटिक्ची या फिर इक्तदारी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इक्तदारी। तो इक्तदारी जो सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। इक्तदारी सिस्टम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो ज़मीन है वो इक्ताज़ में डिवाइड कर दी गई थी, यानी इक्ता में डिवाइड कर दी गई थी, ठीक है। 1 मिनट। ओके, तो जो इक्ता हुआ करते थे उसमें डिवाइड कर दी गई थी ज़मीन, और हर एक इक्ता का एक ऑफिशियल नियुक्त किया गया था जो इक्तेदार कहा जाता था। उसी के अंडर में उस ज़मीन का पूरा टैक्स कलेक्शन आता था। तो वो इक्तेदार का काम क्या होता था? उस इक्ता का जो कंप्लीट टैक्सेशन वगैरह है उस पर ध्यान रखना, टैक्स कलेक्ट करना, और फिर ये सारे इक्ता जो होते थे यानी इनका जो इक्तेदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट करके फिर सेंट्रल अथॉरिटी को सौंपते थे, ठीक है। और इसी से ही इन्फ्लुएंस हुआ था बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट्स विद O2। ये है क्या? ये इथेनॉल है, अल्कोहल है। तो O2 से रिएक्ट करना मतलब जब उसको जलाया जाता है। तो जब इथेनॉल को जलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वाटर निकलता है, साथ ही साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब इथेनॉल को O2 से रिएक्शन करवाया जाता है, या सिंपल सी भाषा में बोले जब इथेनॉल को बर्न किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता। तो समहर्ता एक पोजीशन हुआ करती थी मौर्य साम्राज्य में, उसका काम क्या हुआ करता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टैक्स असेसमेंट। तो टैक्सेशन का जो काम है वो समहर्ता किया करता था, कहाँ पे? मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके 2023 में पूछे गए थे एक शिफ्ट में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, और साथ ही साथ कमेंट करिएगा, जो भी मैंने पूछा उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो भी स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।